ये रण देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तराई का इलाका और पूर्वांचल का इलाका, क्योंकि कहते हैं कि यहां चुनाव बहुत दिलचस्प तरीके से होता है। ये जो तराई का जो नेपाल से लगा हुआ है तराई का इलाका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पार्ट है। हालांकि 7वें फेज में बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्ट आएंगे, लेकिन आज जो है जिन क्षेत्रों में चुनाव है जिसमें मछली शहर, भदोही, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और बस्ती, डुमरियागंज, एक तो यहाँ काफी बड़ी तादाद में दिग्गज मैदान में है और दूसरी बात यह है कि यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स है, राजनीति का अखाड़ा है, मुद्दे इस बार काफी जनता के बीच में है, चुनाव के बीच में है। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, लेकिन ये बड़ा रोचक है इस बार उत्तर प्रदेश के बाकी चरणों की तरह यहाँ भी स्थानीय मुद्दे हावी हैं। सड़क का, बाईपास निर्माण का, जैसे सुल्तानपुर का जो इलाका है वहाँ चीनी मिलों का जीर्णोद्धार का मामला है, बाईपास कई जगह बाईपास का मामला हो रहा है, पशुओं का जो छुट्टा पशु होते हैं ये पशु परेशान कर रहे हैं, खेती बाड़ी को चट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किफायती से टिकट बांटे हैं, काफी लोगों के टिकट काटे भी हैं और दूसरी जगहों से भी टिकट दिए गए हैं इन क्षेत्रों में। तो मेरा ये कुल मिलाकर के जो असेसमेंट है वो ये असेसमेंट है कि जो लड़ाई बाकी 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में हुई थी ये बड़े कड़े मुकाबले हैं, बहुत ज्यादातर सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा मुकाबला है, जैसे कि 2019 में ये था कि भाई एक तरफा मुकाबला है, वहां उस समय टोटल स्थानीय मुद्दे हावी थे ही नहीं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी भले ही खुल करके नहीं है, पूरी ताकत से नहीं है, लेकिन कई जगह बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी वो उनके बसपा की मौजूदगी थोड़ा परेशान कर रही है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की जो भूमिका थी दोनों बार 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही काम आई। यहाँ की भूमिका, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिली हैं, मुझे लग रहा है 70% सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गठबंधन था। उसके बाद भी जातीय समीकरणों से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो यहाँ काम आई। लेकिन इस बार 2019 नहीं है, इस बार नई तरह के समीकरण पैदा हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी जो सपा के साथ सहयोगी मोहित बख्शी का रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। मोहित, जरा तस्वीर भी दिखाइए। बिल्कुल तस्वीर दिखा देता हूं मैं, एक बार देख लीजिए। मुख्यमंत्री वोट करने के लिए आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यहां चांदनी चौक लोकसभा है और सिविल लाइंस का ये इलाका है जहां पर वोट करने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं। अभी मुख्यमंत्री अपने पिता के साथ अंदर गए हैं वोट करने के लिए। ये आपको हम बता दें पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो वोट करेंगे, लेकिन आम झाड़ू के निशान पर नहीं बल्कि इंडिया अलायंस में अपने ही सहयोगी जो है कांग्रेस के निशान पर वो वोट करने वाले हैं। तो आप इस बार क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो झाड़ू के निशान पर वोट कर रही हैं और यहां पर ऐसा पूरा समीकरण बना है कि जो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस के निशान पर वोट कर रहे हैं। ये सिविल लाइंस का इलाका है और आपको बता दें यहां से 2 दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी नेता हैं और खुद विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल हैं जो कि सांसद भी रह चुके हैं इसी सीट से। हालांकि उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सीट का रुख किया था और 2014-2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब वो चुनावी मैदान में है और इस बार उन्हें आम आदमी पार्टी का सहयोग भी है। अब इस कड़े मुकाबले में किसकी किस्मत किस तरफ जाती है ये देखने के लिए 4 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन वोटर लाइन में है, वोट कर रहा है और एक वोटर के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज वोट करने पहुंचे हैं और साथ में उनके पिता भी मौजूद हैं।
बिल्कुल मोहित, और वापस से आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे। धीरेन्द्र सर, देखिए 2019 के रिजल्ट्स हमने देखे थे, लेकिन 2024 का जो ये मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प हो चला है। छठे चरण का मतदान जारी है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पहले संघर्ष दिखा था। 2019 में जो अगर चुनाव में जिस तरह से पहले अभी तक के फेज है उसमें ज्यादातर जगह पर कहीं आपको लड़ते हुए कम दिख रहे थे। पुराने 2019 के अगर वोट को शेयर करते हैं तो वो भी पिछले चुनाव में यहां 4 सीटें बसपा के पास थी। अगर हम इन 14 सीटों की बात करते हैं, एक अन्य के पास थी। और यहां जो सबसे बड़ी बात थी, बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती थी, यानी जो सबसे ज्यादा बाकी स्टेट में जिस तरह से इन पहले चरणों में काफी ताकतवर रही थी, इन हिस्से में काफी ये जो आगे बढ़ेगा हिस्सा, यहां बीजेपी की चुनौतियां अगर हम देखते हैं तो वो थी। बीजेपी के पास 9 सीट थी और बाकी जो बची हुई 6 सीट थी, 5 सीट थी, उन पर भी वो रनर अप थी, यानी दूसरे नंबर पे थी। और विधानसभा में ये अगर 2022 का इलेक्शन आप उसको देखते हैं तो ये एक अलग तस्वीर भी दिखाता है, जिसमें बीजेपी के पास 25 सीट है और सपा के पास 34 सीट है। ये 70 विधानसभा सीटों में ये बड़ा, हालांकि बीजेपी अगर गठबंधन की बात करेंगे तो भी आप उसमें एसबीएस पे 2 सीट थी, निषाद पे 3, अपना दल पर 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो एक सीट थी वो 1 सीट इस इलाके से थी। तो ये जो इलाका है यहाँ दलित वोटर्स के तौर पर बीजेपी बसपा ने एक बहुत लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो ताकत आपको थोड़ी कम होती दिख रही। हालांकि पिछला इलेक्शन उन्होंने उस जातीय समीकरण के साथ लड़ा था जो सबसे ज्यादा विनेबल कॉम्बिनेशन के साथ यूपी में माना जाता रहा। 1993 के बाद कभी उसका फिर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ, वो कभी परखा नहीं गया। लेकिन जब परखा गया तो वो 2019 में कम से कम रोकने में असफल था, अगर हम उसको गौर करते हैं। अगर आप लोकसभा पार्लियामेंट की बात करते हैं तो चाहे आजमगढ़ हो, आजमगढ़ में बीजेपी सिर्फ 34% जो वोट शेयर था उसके पास, उसको लेकर उपचुनाव जो हुआ था उसमें महज 34.39 के साथ थी। तो जो एसपी थी वो भी 33.4 के साथ थी। और तब था जब गुड्डू जमाली बसपा से लड़ रहे थे, 29% वोट शेयर के साथ थे। तो यानी जो ये एरिया है, चाहे आजमगढ़ है, इलाहाबाद जैसी सीट जरूर आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में बहुत इजीली जीती थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने वो सीट ली है। क्यों ली है कोई नहीं जानता, शायद राहुल गांधी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि 1984 के बाद कांग्रेस की वहां कोई स्थिति नहीं है। मैं अगर पिछले 2-3 चुनाव अगर आपको उनकी पोजीशंस बता देते हैं, उनको 6.18% वोट 2004 में मिला था, 6.73 उनको 2009 में मिला और 11.49 यानी जो सबसे बेहतर प्रदर्शन था उनका वो उनको 2014 में था, उसके बाद 3.59%। यानी कांग्रेस ने वो सीट क्यों ली, ये सपा के दम पर जिस तरह से लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनके पास ताकतवर हिस्से से, क्योंकि 28% वोट शेयर के साथ पिछली बार भी थी और बीजेपी ने बहुत अच्छे से जीती थी। ये तमाम सीटें हैं, फूलपुर उसके बराबर में है, वो भी ये सीट इसी तरह का है, जहां इस बार चूंकि एक बार वहां फूलपुर से अतीक भी चुनाव जीता था 2004। ठीक है धीरेन्द्र सर, बिहार का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए वहां का हाल बताएंगे, क्योंकि पूर्वांचल की जो राजनीति, बिहार की भी कुछ ऐसी ही राजनीति। विकास, आवाज आ रही है आपको? जी यार, विकास, क्या कुछ तस्वीर जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिहार के 8 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें कि जो अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें 5 में जो एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नजर आ रही है। कुल 3 में टफ फाइट है। हम बात करें, अगर अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज में, सुबह सिवान में मौजूद थे, तो हम बात करें सिवान की, तो सिवान में भी बहुत टफ फाइट हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला वहां हो गया है। जो साहबुद्दीन की पत्नी है हिना सहर
साहब वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और उसके बाद जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में हैं, और एनडीए के कैंडिडेट तो वो भी मैदान में हैं। तीनों की जो दावेदारी है, जो क्षेत्र में पकड़ है, वो लगभग बराबर है, तो इसलिए सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। उसके अलावा अगर बिहार की 8 सीटों की बात करें, कुल 8 सीटों की बात करें, जिनमें 7 सीटें जनरल हैं और 1 सीट जो है वो आरक्षित सीट है, जो गोपालगंज का सीट है। तो कुल जो 8 सीटें हैं उनमें 5 में एनडीए की स्थिति ठीक ठाक है और 3 में बहुत कांटे की टक्कर है। तो कुल मिलाकर बिहार के 8 सीटों का यही हाल है। जी बिल्कुल, संवाददाता अविनाश में हमारे साथ लगातार बने हुए प्रतापगढ़ से। अविनाश, बताइएगा प्रतापगढ़ की स्थिति किस तरीके से है, उत्साह कितना मतदाताओं में? देखिए, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग ठीक ठाक हो रही है, लेकिन देखिए ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजा भैया का है। लेकिन चूंकि इस चीज को कुछ लोग बोलते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते आपको खुलकर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखिए जितना इस इलेक्शन को मैंने कवर किया, जितना समझा, जितना जाना, उसमें एक चीज तो साफ हो गई है कि ये जो पूरा चुनाव हो रहा है, खासतौर पर यूपी में, यूपी के जितने जिलों को मैंने कवर किया, ये चुनाव हो रहा है या तो जाति पे चुनाव हो रहा है, देश पर हो रहा है, या तो धर्म पर हो रहा है। दो ऐसी जातियां हैं, यादव और कुर्मी की बात करें, जो एक कह सकते हैं कि जो उनका ट्रेंड है उस हिसाब से जा रही है। चूंकि जो मुस्लिम है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है और ये हर कोई जानता है, लेकिन कह सकते हैं कि वाकई में जो पूरा इलेक्शन है वो दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि वो इस इलेक्शन में या चुनाव में बाजी मारने वाली है, क्योंकि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, अगर 2019 की बात करें तो जो वोट शेयर था बीजेपी का वो 50 से ज्यादा था। लेकिन इस बार जो इलेक्शन है वो इतना टैक्टिकल हो चुका है और जो जातियों का जोर है, चूंकि अगर हम जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, यूपी की बात करें तो पूर्वांचल में चूंकि बीजेपी को 22 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, चूंकि कहा जाता है कि पूर्वांचल में जातियों का एक तिलिस्म है जो कोई तोड़ नहीं सकता। और चूंकि अगर हम छठे चरण की बात करें तो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि राजा भैया का क्षेत्र माना जाता है, और जो एक समीकरण बना यहां पर वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि राजा भैया वो शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी को तब से सपोर्ट करना शुरू कर दिया जब से योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस इलेक्शन में ये हुआ कि विनोद सोनकर, जो कि कौशाम्बी के मौजूदा सांसद हैं, चूंकि हर कोई जानता है कि राजा भैया और विनोद सोनकर में 36 का आंकड़ा है, तो उस वजह से हालांकि इन चीजों को समेटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। वाकई चुनाव दिलचस्प हो चुका है। उमाकांत सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर, जाहिर तौर पर दिल्ली की भी बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली भी चर्चा में है। दिल्ली की लोकसभा सीटें, चुनाव को लेकर भी बात लगातार हो रही है। तो ऐसे में दिल्ली पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, बड़ा रोचक है। देखिए, जो आज से 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन किया और उसमें कांग्रेस को सत्ता से हटाया, और हालात, राजनीति के हालात होते हैं कि कोई अस्थायी दुश्मन राजनीति में नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गोलबंदी हुई है, बड़ी मजबूत गोलबंदी करने की कोशिश हुई है, लेकिन बहुत बाद में हुई है। समस्या ये है कि जो बुनियादी दिक्कत ग्राउंड पर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें केमिस्ट्री का अभाव झलकता है चुनाव में। हालांकि बहुत बाद में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और कांग्रेस और उनका जो साझा रैली दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद ये लगा कि काफी कुछ हालात बदले हैं, लेकिन बड़ा रोचक मुकाबला है, बड़ी टफ फाइट है कई सीटों पर। मुझे लगता है कि बहुत टफ फाइट होने वाली है, और एक जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी एहतियात बरती दिल्ली में, 7 में से 6 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे, और उसके बाद केवल मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से बरकरार रखा गया। लेकिन मनोज तिवारी भी एक कड़े संघर्ष में इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है और कांग्रेस के जो साझा वर्कर है, वो घर घर जाके उन्होंने पिछले 8-10 दिन से जो माहौल बनाया है, तो एक किस्म से बहुत कांटे की टक्कर है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल उमाकांत सर, और देखिए लगातार ये विश्लेषण भी जारी रहेगा, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।